नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट की बात करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र दिया हो पेपर 1 दिया हुआ है। और सेट की बात करें तो पी सेट मैंने उठाया है। और सीटेट जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, CTET का जो एग्ज़ाम होता है, जे एग्ज़ाम की बात करूँ तो 7/7/2019 का जो पेपर था वो पेपर है, ठीक है, 7/7/19 का। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्नों को समझना है वो मैं अब आपको बताऊंगा। क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो कुछ समझने लायक होते हैं, वो समझ में नहीं आते और उत्तर गलत करके आते हैं। तो इसको समझेंगे पूरा का पूरा, एक से लेकर यहाँ पर पूरा का पूरा बाल विकास के पूरे 30 प्रश्न में कंप्लीट कराऊंगा आज इस वीडियो में। और कैसे जो इसका प्रश्न पत्र का स्टार्ट कैसे करना है, आपको वो कैसे समय बचाना है वो देख लेते हैं, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो में सिर्फ अंत तक बने रहना बस, और कुछ नहीं करना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा। और 30 में से आपके कितने नंबर को लाते हैं तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने नंबर आपके आए हुए, ठीक है। सबसे पहले इसके निर्देश पढ़ने होते हैं आपको। निर्देश में आपको दिख रहा होगा कि जी OMR सीट होती है। OMR सीट है, उसमें पृष्ठ 1 एवं पृष्ठ 2 दो पृष्ठ होते हैं, ठीक है। दो पृष्ठ में एक साइड आपकी पर्सनल डिटेल होती है, एक साइड आपको फिल करने के लिए 150 नंबर तक की वो होती है। 1 2 3 4 ABCD जो होती है वो भरने के लिए आपको फिल इन ब्लैंक्स दिए जाते हैं, जिसमें आपको उत्तर भरना होता है, ठीक है। नीले और काले वॉल पेंट आपको उपयोग करना है। 2.5 घंटे का समय मिलता है, 150 प्रश्न होते हैं, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं, संकेत भी दिया हुआ है, इसका पेपर का सेट दिया हुआ है। अब मेन बात यहाँ पर आ जाती है भाषा की। क्या की भाषा की होती है मेन बात। भाग 1 होता है बाल विकास, 30 नंबर का होता है। भाग 2 होता है गणित। भाग 3 होता है पर्यावरण। ये तो सभी में कॉमन होता है पेपर 1 में, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे जो आता है भाग 4 जो है, इसमें भाषा 1 होती है। भाषा 1 में आप हिंदी लेते हैं, अंग्रेजी लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी लेते हैं। तो भाषा 1 होती है। इसके बाद में भाग 5 होता है, भाषा सेकंड होती है। कुछ बच्चे भाषा सेकंड में इंग्लिश लेते हैं, कुछ अंग्रेजी वो संस्कृत ले लेते हैं। तो सेकंड भाषा जहाँ पर आपने की है वहाँ पर आपको सेकंड भाषा करना है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है और सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर नाम, रोल नंबर लिखा जाता है, हस्ताक्षर होते हैं, निरीक्षक के होते हैं, आपके होते परीक्षा केंद्र लिखा जाता है। ये तो सब ठीक है, जानकारी अच्छी बात है, आपको पहले नंबर भरनी चाहिए, इसके बाद में ही प्रश्न पत्र करना होता है, सील तोड़ने के लिए दी जाती है। यहाँ बात करेंगे सबसे पहले बाल विकास की। बाल विकास का पहला क्वेश्चन जो है इसमें, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, पहला है जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, या फिर प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, या फिर को उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है, या को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशेष तरीके से व्यवहार करना सीखना सिखाया जाता है। तो ये है जीन पियाजे के अनुसार पूछे। तो जीन पियाजे के अनुसार बालक कैसे सीखते हैं, मुख्य रूप से इसका मोटिव क्या है प्रश्न का, कि बालक सीखते हैं वो किस तरीके से सीखते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ये तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ज्ञान को सक्रिय रूप से, कैसा सक्रिय रूप से संचरित करके बालक सीखते हैं, इतना आपको याद रखना। सक्रिय, यहाँ पर ज्ञान को सक्रिय या फिर कॉग्निटिव संज्ञानात्मक तरीके से, तो वहाँ पर आपको देखना कि जीन पियाजे का वर्ड है वहाँ पर, ठीक है। तो पहले का उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान तक होता है। देखो, व्यक्तिगत विशेषताएं तो होती हैं सबके विकास में, ठीक है, लेकिन एक निश्चित क्रम होता है उसका। कौन सा क्रम है, शीर्षगामी अधोमुखी, या फिर अधोगामी शीर्षगामी, या फिर देखो कुछ लोगों ने तो अभी से टिक कर दिया होगा, पहला सही कर दिया, लेकिन उस पहला गलत है, पहला सही नहीं, ठीक है। अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, या फिर परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, या फिर अपरिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है। तो पहला जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। कैसे, सबसे पहले बालक जो होता है स्थूल सीखता है। स्थूल चीज़ का मतलब होता है यदि कोई स्थूल वस्तु होती है उसके बारे में जो उपस्थित होती है प्रत्यक्ष रूप से, वो होता है स्थूल। सूक्ष्म मतलब होता है उसी के गुणों के बारे में अध्ययन करना। जैसे कि आपको बता दूं, यदि आप किसी अमरूद के बारे में जानना चाहते हैं, मान लो एक अमरूद का फल है, ठीक है, अमरूद के बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको प्रत्यक्ष रूप से देखना वो कहलाता है स्थूल कहलाता है। लेकिन उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, वो क्या होता है, सूक्ष्म होता है। तो सबसे पहले बालक तो अमरूद का फल जानता है, आम के जो होता है अमरूद का कौन सा होता है, जो फल को विशेष कलर देख के पहचान लेता है, ठीक है। उसके बाद उसकी विशेषताओं के आधार पर पहचानता है वो खट्टा है या मीठा है। तो इसके अनुसार कौन सा हो जाएगा, दूसरे का उत्तर हो जाएगा तीसरा।
नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? एक अवधि होती है जिसको वयस्कता का संक्रमण कहा जाता है, वो कौन सी अवधि है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, सीटेट की परीक्षा में, चाहे आप पेपर 1 उठा के देख लें या पेपर 2, बहुत सभी परीक्षा में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, तो किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या फिर बाल्यावस्था समाप्ति। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तीसरा का पहला सही उत्तर है किशोरावस्था। अभी अवस्थाओं के बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया है, बहुत ही जल्द मैं बना के दे दूंगा आपको, पूरा नोट्स है, नोट्स का बना कर दे दूंगा आपको। ठीक है, तो कि कौन कौन सी अवस्थाओं की विशेषता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है विशेषता। ठीक है, तीसरे का पहला सही हो जाएगा। आपको प्रश्न करना है और प्रश्न समझना है, वो वहाँ पर आपको देखना है, एक लॉजिकल तरीके से भी देखना है कि किस प्रकार से इसका हल कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? देखो, कोहल वर्ग ने नैतिक का सिद्धांत दिया, नैतिकता का सिद्धांत दिया है, उसकी 3 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है वो सब आप पूरा डिटेल में देखेंगे। इसका जो वीडियो है वो उसमें मैंने बना के दे दिया, कोहल वर्ग का सिद्धांत जो है। ठीक है, तो एक हिंज नाम का व्यक्ति है, उसके अनुसार एक कहानी है उसकी कि उसकी पत्नी बीमार हो जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, मरने की कगार पर होती है। लेकिन एक व्यक्ति होता है जिसके पास उसकी दवाई होती है, वो दवाई जो होती है 10 गुना दाम बेचता है, और जितने उसके पास पैसे जो होते नहीं हैं उस व्यक्ति के पास ताकि वो दवाई खरीद ले, तो मजबूरन उसको चोरी करनी पड़ती है। ये संज्ञान बालक को पता है कि यदि वो चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, तो उसको क्या किया जाएगा? जेल भेज दिया जाएगा। वो किस अवस्था में है? वो है जो कोहल वर्ग है उसके अनुसार दंड एवं आज्ञा पालन के अभिविन्यास, जो दंड एवं पुरस्कार की जो अवस्था होती है उसके अंतर्गत है अभी। ठीक है, तो ये इसका कौन सा हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन कौन सा है? पाँचवा क्वेश्चन क्या है? मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से क्या है? अपने आप से मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? देखो, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं ऐसे बालकों को जो मौखिक संवाद अपने आप से कहते हैं, अपने आप से करते हैं, उनको क्या कहते हैं? अहम केंद्रित नहीं है। सबसे ज़्यादा बालक यही करते हैं। ठीक है, ये क्या है? व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं उसको। जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने बताया है कि जो बालक अपने आप से बातचीत करते हैं वो व्यक्तिगत वार्ता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रोगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? यदि कोई बालक है या फिर कोई व्यक्ति है, वो खिलौने के आधार पर या फिर वस्तुओं के आधार पर, घरेलू सामग्रियों के आधार पर या फिर व्यवसाय के आधार पर, रंगों के आधार पर लिंग का निर्धारण करता है, कि ये बोलता है कि लड़कियां जे कपड़े पहनेंगी, लड़के दूसरे पहनेंगे, लड़कियां जीन्स टॉप नहीं पहन सकती, लड़कियां घर में खाना बनाएंगी, बाहर काम पर नहीं जा सकती, लड़के घर का खाना नहीं बनाएंगे, लड़का बाहर का काम करेगा। यदि इस प्रकार का कोई कार्य करता है तो क्या होता है? वो जेंडर रूढ़िवादिता है। क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है। और कोई ऑप्शन मत देखिए, रूढ़िवादिता है, लेकिन कौन सी? जेंडर वाली है, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसका क्या करना चाहिए? यदि एक बच्चा है वो अपनी पहले स्कूल आता है, प्रारंभिक कक्षा में आता है, तो उसके पास जो घर के अनुभव हैं यदि वो लाता है, कुछ बताता है, कुछ कहता है, कुछ पूछता है, तो क्या करना चाहिए? उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, या फिर उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, या फिर उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए? देखो, इसका सही उत्तर कैसे मिलेगा आपको? दूसरा और चौथा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, जे तो पहला और तीसरा तो बेशक आप गलती कर दो, क्योंकि हमेशा आपको ध्यान देना होता है, लेकिन दूसरा क्या है समझ में नहीं आ रहा। उपेक्षा करना चाहिए। कई लोगों को उपेक्षा वर्ड, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनको समझ में नहीं आता, लेकिन उपेक्षा एक प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में देखिए, बहुत अच्छी सुविधा होती है सीटेट के पेपरों में कि उसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया होता है और हिंदी में भी दिया होता है। तो नेगलेक्ट का मतलब क्या होता है? कि ध्यान ना देना। क्या? ध्यान ना देना, जो कि तीसरा भी दिया है, ध्यान ना देना, और पहला भी दिया है अस्वीकार करना। तो आपका उत्तर एक बचा चौथा, जो कि उन्हें शामिल करना चाहिए, उनका संचय करना चाहिए, और उनके महत्व भी देना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवें का। एक एक करके पूरे प्रश्न देखते हैं अपन, पूरे के पूरे 30 प्रश्न हल करने वाले हैं इसमें अपन। ठीक है, फटाफट से, बहुत जल्दीबाजी नहीं है आपको, यहाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन परीक्षा में टाइम नहीं लगाना आपको इतना। एक शिक्षक को चाहिए कि यदि एक शिक्षक है तो उसको क्या करना चाहिए? वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, या फिर वह विशेष संस्कृति समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, या फिर वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा विविधताओं को अनदेखी करे,
या फिर यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो जो शिक्षक होता है उसको किसी भी विद्यार्थी से तुलना नहीं करनी है, ना ही समुदाय को बढ़ावा देना, किसी भी समुदाय एक समुदाय को बढ़ावा नहीं देना है, ना ही किसी विविधता की जो भिन्नताएं होती हैं संस्कृति की उनको अनदेखा नहीं करना है। ठीक है, सभी को महत्व देना है। तो इसका चौथा उत्तर सही हो जाएगा। क्या करना है उसको? यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है या करती है एवं महत्व देता है या महत्व देती है। ठीक है, जो भी शिक्षक है या फिर शिक्षिका है। तो इसका चौथा उत्तर सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न क्या कहते हैं? जो एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी में क्या है, जो निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? जो एनसीएफ के अनुसार जो 2009 का जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। अब एक प्रश्न यहाँ पर सीधा पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सन पूछ लिया जाता है। आपको ऑप्शन में दे देगा 2005 दे देगा, 2000 दे 2009 दे देगा, 2011 दे देगा। तो 2009 क्या है? शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, 2009। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वकालत करता है किसका? एकीकृत शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का, पृथक्करण का या फिर मुख्यधारा शिक्षण का। तो इसका कुछ नहीं करना आपको, समावेशी शिक्षा के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका दूसरे 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 10वां क्वेश्चन है इस प्रश्न पत्र का। यह विचारधारा क्या है? यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। खाली स्थान यह विचारधारा है कि बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इसके पहले वाला प्रश्न यदि आपने समझा होगा तो ये भी समझ में आ गया होगा। समावेशी शिक्षा, मुख्यधारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। क्या है? समावेशी शिक्षा जो है एक विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा है कि सभी बच्चों को नियमित तौर पर विद्यालय में एक ही साथ में सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। ये है क्या है? कई बार देखा होगा प्रश्नों में कि जो प्रश्न आते हैं उसमें देखा जाता है कि बालक को अलग से शिक्षा देनी। यदि कोई बालक मंदबुद्धि का है तो उसको अलग स्कूल में भेज देना चाहिए, उसके माता पिता को बोलना चाहिए कि दूसरे स्कूल में एडमिशन कराए अंधमुख वाले, या फिर उनके जो शिक्षक होते हैं उनको उस बच्चे का टेस्ट लेना चाहिए, उनके माता पिता का टेस्ट लेना चाहिए। तो वो सब नहीं होता, वो क्या है? समावेशी शिक्षा में होता है, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना होता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा पहला, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी दिख रहा होगा लेकिन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा बालकों की विशेषताओं के बारे में दिया गया है। कौन सा स्तंभ का के बच्चों के स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं को सही मिलान को प्रस्तुत करता है? स्तंभ यहाँ पर का दिया है, यहाँ पर खा दिया, उनकी विशेषताओं से मिलाना है। प्रतिभाशाली बालकों के बारे में बात करूँगा जी। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, ऐसे बालक जो शीघ्रता से स्वयं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं, ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली। यानी पहले का तो डी होगा, इतना पक्का है। ठीक है, अब दूसरे की बात करूँ, अधिगम असक्तता, मतलब में जो जिनको अधिगम असक्तता होती है वो धारा प्रवाह जो पढ़ने में कमी होती है, मतलब उनकी जो पढ़ने की गति होती है, पढ़ने का जो तरीका है वो सही नहीं होता है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का ए हो जाएगा। पहले का डी, दूसरे का ए। अब यहाँ पर आपको देखना है, कहीं पर दिख रहा है आपको पहले का डी और दूसरे का ए, यानी दूसरे में तो दिख रहा है आपको, दूसरे में दिख रहा है ऐसा। ठीक है, पहले का डी, दूसरे का ए, दूसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी और भी देख सकते हो आप, जैसे कि तीसरा है सृजनात्मकता। जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, यानी तीसरे का बी हो जाएगा। और चौथा जो है अवधान कमी अति सकृत व्यतिक्रम। जो बालक क्या होते हैं, अवधान की कमी का मतलब होता है ध्यान की कमी, मतलब वो ध्यान नहीं लगा पाते हैं तो वो आसानी से विचलित हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, अवधान की कमी। कई सीधे प्रश्न पूछा जाता है इसमें, वो क्या होते हैं? आसानी से विचलित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा इसका सही हो जाएगा 11वें का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब? कब सीखते हैं? बालक जो होते हैं प्रभावी रूप से सीखते हैं, कब सीखते हैं जी? इसमें मुख्य रूप से पूछा गया है कब सीखते हैं। जो शिक्षक होता है कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। वे श्याम पट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जो बच्चे होते हैं वो प्रभावी रूप से, कहने का मतलब है सबसे अधिक कब सीखते हैं इन 4 ऑप्शन की दृष्टि से। तो वे कब सीखते हैं सबसे ज़्यादा? विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से जब भाग लेते तब। जब वो सक्रिय रूप से भाग लेने की बात करें या फिर गतिविधि की बात की जाए, इसके जो टैग वर्ड्स है, मैं टैग वर्ड्स की एक वीडियो बना दूंगा कि इसमें कौन कौन से टैग ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं सीखने की दृष्टि से। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सक्रियता एवं गतिविधि जो होती है जिसमें शामिल है वो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, बच्चों को कक्षा में प्रश्न
जो बच्चे हैं उनको कक्षा में प्रश्नों के बारे में है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या फिर पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, या पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, या फिर पूछने से रोकना चाहिए। देखो यहाँ पर दो वर्ड हैं, प्रेरित करना, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए आप एक काम कीजिए, उसका इंग्लिश पे चले जाइए, इंग्लिश पे चले जाइए। अब यहाँ पर इनकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना या फिर प्रेरित करना, और डिस्करेज का मतलब होता है उसको हतोत्साहित करना या फिर बढ़ावा ना देना। यहाँ आपने इंग्लिश में यदि पढ़ा होगा तो सफिक्स और प्रोफिक्स पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो प्रोफिक्स होता है डिस लग गया तो आगे क्या हो जाए, उसका नकारात्मक हो गया। जैसे वो होते हैं ना, लाइक अनलाइक, अन लगा दिया तो अनलाइक हो गया, मतलब पसंद नहीं करता, लाइक मतलब पसंद करता है। उसी प्रकार से इसमें डिस लगा दिया। इनकरेज का मतलब होता है प्रेरित करना, और डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, मतलब गैर प्रेरित करना, उसको मोटिवेट नहीं करना है। तो इसमें क्या पूछा, प्रश्न क्या करना है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसका 13वां का जो है पहला ऑप्शन सही होना है। बालकों को क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है, यदि कोई बालक प्रेरित है तो प्रश्न पूछेगा कक्षा में कि क्यों ऐसा, कोई कहानी पढ़ा होगा तो उसने पूछेगा कि यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ऐसा शेयर करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए किसी को, या फिर उसको उसके साथ जाना चाहिए था। तो इस प्रकार से जब प्रश्न पूछते हैं बालक, वो क्या है, ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक मतलब एक आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत पक्ष होता है जो कि अधिगम में घटित होता है? कौन सा नहीं है? यहाँ पर विशेष ध्यान देना, क्या ये नहीं है पूछा गया, ठीक है। कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देशन एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। कौन सी क्रिया है जो कि क्या करता है, मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? सार्थक अधिगम घटित होता है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो 14वें का कौन सा होगा, पहला। कंठस्थीकरण एवं स्मरणीकरण को कभी भी बाल विकास में जगह नहीं मिली। कंठस्थीकरण का मतलब होता है रट्टा मारना, स्मरण का मतलब रट्टा मारना। हमेशा अभ्यास पर बल दिया जाता है, पुनरावृत्ति पर, निर्देशन एवं संचालन पर बल दिया जाता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अन्वेषण में पारस्परिक पर बल दिया जाता है। तो ये 14 का कौन सा हो जाए, पहला इसका सही उत्तर हो जाए। ये क्या है, सार्थक अधिगम में भूमिका नहीं निभाता, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। जहाँ पर कंठस्थीकरण की बात किया तो वो क्या है, सीखने के लिए लाभदायक नहीं होता, इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 15वां क्वेश्चन है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपको पूरे के पूरे प्रश्न आने चाहिए। यदि दोबारा जब प्रश्न आ सकते हैं तो आपको बन जाने चाहिए। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित हो रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। देखो, जब बालक होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तो क्या करते हैं वे, पहला इसका जो ऑप्शन है, सीखने के लिए उत्सुक भी रहते हैं और प्रेरित भी होते हैं। जब उनमें विश्वास हो जाता है कि वो सीख रहे हैं तो वो हमेशा उत्सुक रहते हैं और प्रेरित रहते हैं, हमेशा सीखने के लिए रहते हैं। जब तक बालक से बनता नहीं है कुछ, जब तक वो हमेशा जाके पीछे वाली बेंच पे बैठता है, लेकिन एक बार उसको मोटिवेट कर दिया, टीचर ने प्रेरित कर दिया, तो वो हमेशा फिर उत्सुक रहता है। तो 15 का क्या है, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है। बच्चों की गलतियों के बारे में कुछ कथन दिए है, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। बच्चों की गलतियां जो होती हैं वो क्या होती हैं अधिगम में, तो बच्चों की जो गलतियां होती हैं वो एक प्रकार से अधिगम का भाग होता है और उनमें कई प्रकार के विचार अंतर्दृष्टि से निहित होते हैं, अंतर्दृष्ट होते हैं, जो कि आपको देखने पड़ते हैं। यदि वो गलती कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी वजह आपको जाननी पड़ती है। तो क्या है, ऐसा नहीं होता कि महत्व, उसका भी महत्व होता है, गलतियों का ही महत्व होता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, इसका सही हो जाएगा। वो क्या है, जो गलतियाँ होती हैं, बालक गलतियाँ करते हैं, गलती करके ही वो सीखते हैं। तो क्या है, अधिगम का एक भाग है। अधिगम आप जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। मूल्यांकन के बारे में कुछ कथन दिए। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। देखो, तीसरा ऑप्शन है विशेष इंपॉर्टेंट। तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। क्यों गलत है, जब भी कभी आपको केवल एक शब्द, केवल वर्ड मिल जाए तो बहुत ही 99% चांस होते हैं कि वहाँ पर वो क्या है, निगेटिव बात को दर्शा रहा है।
ये टैग वर्ड्स होता है कि यदि केवल दिया है, यदि केवल बालक स्कूल में ही सीखता है, केवल घर में ही सीख सकता है, केवल नंबरों के माध्यम से, केवल रटने के माध्यम से, केवल भाषा के माध्यम से, जहाँ पर केवल वर्ड में जाता है वो क्या है, नेगेटिव दर्शाता है। तो तीसरा ऑप्शन गया आपका। वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्या मतलब में यदि आप परीक्षा देंगे तो सिर्फ मतलब लिखित कार्यों पर होगा, सिर्फ मौखिक नहीं होगा, बालक का मौखिक परीक्षण भी होता है, ये भी गलत हो जाएगा। अब आपका बचता गतिविधि के रूप में लेना चाहिए या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो जो मूल्यांकन होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खाली स्थान है। संरचनात्मक जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार जो है वो अधिगम है, क्या है अधिगम? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है या फिर एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है या फिर अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। देखो अधिगम की बात की गई यहाँ पर, क्या है अधिगम, क्या है संरचनात्मक दृष्टिकोण से। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से जो अधिगम है वो एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। सक्रिय मतलब होता है एक्टिव, सामाजिक मतलब समाज में जो रहते हैं, सामाजिक तौर तरीके से जो होना चाहिए, जो उचित है वही होना चाहिए, जो अनुचित है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, क्या कहता है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। किसी सिद्धांत के बारे में बताया गया है। किस सिद्धांत के बारे में? संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। किस सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं? तो इसका जो पहला ऑप्शन है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, इसी के कारण जो क्या समझते हैं वो पर्याप्त अच्छे से नहीं समझते और हतोत्साहित हो जाते हैं, मतलब डिस्करेज हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम नहीं सीख सकते। तो क्या है, जब तक उनको संज्ञान नहीं है तब तक नहीं होगा, संज्ञान आ जाएगा तो आराम से बन जाए। तो संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? शिक्षक की बात करें या फिर शिक्षिका की, किस तरीके से उसको प्रोत्साहित करने के लिए सक्षम बना सकती है? पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर या फिर पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचना को कंठस्थीकरण करने पर बाद, देखो कंठस्थीकरण आ गया, इसका मतलब जो ऑप्शन गलत कर दो आप। बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। क्या होगा इसका सही उत्तर? 20 का जो होगा चौथा। जो बालक होते हैं उनको सहानुभूत तरीके से अनुमान लगाना, उनको अनुमान लगाना दीजिए, उनको बहुत सारे विकल्प दीजिए और उनको प्रोत्साहित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। वह विधि जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऐसी विधि जिसमें विद्यार्थियों की स्वपहल और प्रयास शामिल हैं, कौन सी विधि है? अंतर व्यक्तिक बुद्धि, निगमन विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि। कौन सी विधि है ऐसी जिसमें बालक की जो होती है, जो स्वपहल होती है, मतलब उसकी खुद की पहल होती है और प्रयास शामिल होते हैं? क्या होगा इसका सही उत्तर? तीसरा, अधिगमकर्ता केंद्रित। अधिगमकर्ता केंद्रित का मतलब है जब बालक स्वयं पहल करेगा और प्रयास करेगा तो मतलब वो बालक है स्वयं कर रहा है। अधिगम मतलब जो अधिगम है वो स्वयं कर रहा है, इसलिए अधिगम केंद्रित विधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। बुद्धि के बारे में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि के बारे में कुछ कथन दिए हैं, आपको सही देखना है। बुद्धि का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, 3 वीडियो अपलोड किए हैं मैंने, 3 में से आप देख सकते हैं। उसमें क्या है, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता। अभिसारी और अपसारी 2 वर्ड होते हैं, अभिसारी अभिसारी, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना करके दूंगा आपको। अभिसारी मतलब अभी आपको थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। अभी का मतलब होता है सिर्फ अभी, ठीक है। वो अप का मतलब होता है अप मतलब बहुत बड़ा, अप मतलब बहुत बड़ा, बहुत ऊंचे तक, मतलब जो ज़्यादा सोच वाली होती है वो अभी अप होता है, जो निम्न सोच वाला होता है वो अभी होता है। ठीक है, तो अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। या फिर बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। या फिर बुद्धि बहुआयामी है जिनमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा
पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो बुद्धि के बारे में यदि बात करें तो बुद्धि जो होती है बहुआयामी होती है। कैसी होती है? बहुआयामी। कई प्रकार के आयाम हो, कई प्रकार के पहलू होते हैं उसमें, और कई प्रकार की योग्यताएं होती है। तो इसका चौथा जो होगा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जो है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम कौन सा है? तो इसका उत्तर जो है बहुत आसान उत्तर है, वो आपको आना चाहिए यदि आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचर बनने वाले। तो प्राथमिक समाजीकरण की बात करें तो प्राथमिक समाजीकरण जो होता है बालक का परिवार से होता है। परिवार के बारे में मैंने सबसे पहले वीडियो इसी का डाला था, मैंने जब मैंने बताया था तो उसमें EVS में डाला था मैंने परिवार के बारे में, परिवार एवं मित्र के बारे में। ठीक है, तो समाजीकरण का कहाँ से होता है स्टार्ट? परिवार से होता है। क्वेश्चन नंबर 24, जीन पियाजे के अनुसार देखो दूसरा क्वेश्चन आएगा जीन पियाजे का। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे के अनुसार जो उनका जो सिद्धांत है उसका क्या है, मुख्य रूप से प्रस्ताव क्या है? बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच और वयस्कों की सोच के बारे में प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है जी, और इसका उत्तर सही जो उत्तर होना चाहिए वो चौथा होना चाहिए। जो बच्चों की सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। देखो मात्रात्मक रूप से तो सही होती है, आपको पता है कि ये अमरूद है, यदि एक फल है तो आप वयस्कों को भी पता है ये अमरूद है, और बालकों को भी पता है कि ये अमरूद है। लेकिन वयस्कों को पता होता है कि उसके गुण कौन कौन से, लेकिन बालक का इतना अनुभव नहीं है अभी कि उनको पता हो। तो गुणात्मक रूप से उसके क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। उसकी जो सोच होती है बालकों की और वयस्कों की वो भिन्न होती है। ठीक है, जेंडर पर भी आधारित देखो दूसरा प्रश्न आ गया, जेंडर के बारे में बताया गया। जेंडर एक जैव निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, या फिर एक सामाजिक संरचना है, या फिर एक आर्थिक अवधारणा है। जेंडर के बारे में सही शब्द चुनना है आपको। 25 का सही उत्तर कौन सा होना चाहिए? तीसरा। क्या है जेंडर? क्या है? एक सामाजिक संरचना। आप देखते हैं सामाजिक संरचना में जो बालक, यदि एक व्यक्ति मेल है और फीमेल है, मेल में भी खून होता है, फीमेल में भी खून होता है। ठीक है, तो जैविक नहीं है, जैविक निर्धारक नहीं है। ठीक है, जो जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना। लोगों ने समाज में बना करके रखा है, जो फीमेल है जे मेल है जे काम करेगा, जो दूसरा काम नहीं कर सकता। यदि एक लड़की है तो वो खाना बनाएगी, एक पुरुष है तो बाहर का काम करेगा। ये क्या है? सामाजिक संरचना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। क्या कहता है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? जो विकास है उसके व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। सबसे पहले विकास कैसा हो? सीधा सीधा विकास का प्रश्न पूछा गया कि विकास का जो क्रम होता है वही कौन सा होता है? सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा? सही क्रम पूछा जा रहा है, सीधा सीधा प्रश्न ऐसे देते हैं घुमाने के लिए, लेकिन उसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? विकास का क्रम क्या है। 26 का सही उत्तर क्या होना चाहिए वो देखिए, एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, या फिर संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। तो सबसे पहले विकास होता है शारीरिक विकास होता है। तो शारीरिक 2 में दिख रहा है आपको, पहले में और तीसरे में दिख रहा है। तो यानी कि जो आपका चौथा ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है वो आप कट कर दीजिए, 2 ऑप्शन गलत आपके, आप 50-50 चांस है। ठीक है, इसके बाद में बौद्धिक होता है कि संज्ञानात्मक होता है? तो सबसे पहले नहीं, शारीरिक होता है, उसके बाद में क्या होता है? व्यक्तित्व होगा या फिर संज्ञानात्मक? तो व्यक्तित्व बाद में होता है, पहले संज्ञानात्मक होता है। बस आपको यहाँ पर ऑप्शन पहला जो है सही हो जाएगा। तो शारीरिक होता है, फिर संज्ञानात्मक होता है, फिर सामाजिक होता है, उसके बाद में होता है संवेगात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27 क्वेश्चन, जो कि लास्ट थर्ड क्वेश्चन है इस वीडियो का। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों और उनके अधिगम के बारे में कुछ कथन दिए हैं, कौन सा सही है ये देखना है आपको। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। जहाँ पर केवल वर्ड मिल जाए, मैंने बोला था कि उसको क्रॉस कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। या फिर चौथा ऑप्शन जो है वो कौन सा है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंड करना चाहिए। तो क्या सही क्या है इसमें? सही पूछा था काय के बारे में पूछा था, जो बच्चे जो सीखते हैं उनके जो अधिगम है बच्चों का, उसके बारे में, बच्चों और अधिगम के बारे में। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा वो होना चाहिए पहला। बच्चे जो होते हैं सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित रहते हैं
वो सीखने में सक्षम है। ऐसा कोई भी बालक नहीं है जो सीखने में सक्षम ना हो। हर एक बालक हर एक प्रकार के हर एक चीज़ सीख सकता है यदि उसको सही तरीके से सिखाने वाला मिल जाए। यदि एक बालक फेल होता है, उत्तीर्ण नहीं होता है, तो इसका मतलब होता है बालक फेल नहीं हुआ है, शिक्षा व्यवस्था फेल हुई है। क्या है? शिक्षा व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील के बारे में दिया है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस पर आधारित पूछा भी जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें तो बहुत अच्छा होगा। आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कितना सीखा है, कितना आपने पढ़ा है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषण के रूप में, या फिर खाली प्लेटों के रूप में। तो जो 28 है, 28 का प्रश्न सही क्या होगा? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। सक्रिय मतलब एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में देखना चाहिए। जो प्रगतिशील जो होती है शिक्षा, उसमें बालकों को सक्रिय रूप में माना जाता है। जो यदि सक्रिय है बालक तो ही वो कहलाता है प्रगतिशील शिक्षा। बालक प्रगति अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से करते हैं उसमें। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 वाइगोत्स्की के अनुसार। देखो दूसरा क्वेश्चन आएगा वाइगोत्स्की, दो प्रश्न दिए, जीन पियाजे के भी दिए, वाइगोत्स्की जेंडर का भी दिया। ठीक है, एक सामाजिक गतिविधि, अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि, एक व्यक्तिगत गतिविधि, एक निष्क्रिय गतिविधि, या फिर एक अनुबंधित गतिविधि। तो निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकती है किसी भी हालत में, कहीं पर भी। ठीक है, अब इसके 3 ऑप्शन बचते हैं। 29 का जो सही उत्तर होना कौन सा चाहिए? जो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, ये सामाजिक गतिविधि है। जो अधिगम है वो सामाजिक गतिविधि कैसे है कि जो बालक होते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, वो आपको सीखने के बाद की जाए कि बालक सीखता है तो कैसे? समाज से संबंधित सीखता है, समाज में रह के सीखता है। उनका सिद्धांत है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में इसकी लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सामाजिक गतिविधि क्या है? सामाजिक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है जो है लास्ट क्वेश्चन है। इस अभ्यास प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? पूर्व क्रियात्मक कौन सी क्रिया की बात करें? कौन सी अवस्था की? पूर्व क्रियात्मक अवस्था कितने समय से कितने समय तक होती है? जी आपको मैंने बता चुका हूँ पहले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 30 का जो उत्तर होगा वो कौन सा? चौथा। विचारों की अनुक्रमणीयता जो होती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल कहलाता है और इस विशेषित करती है इस क्रिया को। ठीक है, आई होप दोस्तों आपके बहुत सारे प्रश्न जो हैं अच्छे रहे होंगे। कुछ 1-2 प्रश्न हैं जो कि आपको समझ में कठिनाई हो सकती है, बाकी पूरे समझ में आएगा होंगे। आपके कुल 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद अपन करेंगे पर्यावरण का, जो है पर्यावरण का लेकर के आऊँगा, उसके बाद मैं मैथ करवाऊँगा इसका। ठीक है, मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।